नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संघ प्रमुख मोहन भागवत पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का हमला। बोले, आपके बोए हुए बीज बन गए लहलहाते हुए बबूल। कहा, दोष माटी का नहीं माली का। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा गर्म। शपथ ग्रहण से नीतीश कुमार रहे नदारद। गैर मौजूदगी के निकाले जा रहे हैं कई सियासी मायने। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा। कनौज से बने रहेंगे सांसद। फैजाबाद सांसद अवधेश ने भी मिल्कीपुर विधानसभा से दिया इस्तीफा। चुनाव नतीजों पर अखिलेश यादव का बयान। बोले, प्रशासन ने हरवाया है हमारे कई प्रत्याशी। कहा, समय आने पर करेंगे अधिकारियों का हिसाब किताब। वायनाड में रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। खुद को बताया बायोलॉजिकल। बोले, मेरी जनता ही मेरी भगवान। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं की जान लेने के मामले पर राहुल का पीएम मोदी पर हमला। बोले, बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त है मोदी। पूछा, कब पकड़े जाएंगे आरोपी। जम्मू कश्मीर मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। बोले, स्पेशल स्टेटस देने से नहीं निकला कोई समाधान। नोटबंदी का भी नहीं हुआ फायदा। कहा, विदेश नीति पर दोबारा विचार करे सरकार। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस नेता प्रकाश महाजन का बयान। बीजेपी में नहीं रही अब दोस्ती करने और निभाने की परंपरा। जरूरत के हिसाब से आओ और जाओ ही बीजेपी का वर्तमान चलन। टीएमसी नेता साकेत गोखले का दावा। बीजेपी के 3 सांसद टीएमसी में आने को तैयार। जल्द ही लोकसभा में 237 रह जाएगी बीजेपी सांसदों की संख्या। मुजफ्फरनगर से हार के बाद बीजेपी नेता संजीव बालियान का बयान। पार्टी पर लगाया भीतरघात का आरोप। पार्टी नेता संगीत सोम को बताया जयचंद। लगाया चुनाव हरवाने का आरोप। तो ये थी न्यूज हेडलाइंस। आज इस बुलेटिन में बात होगी एनडीए में पड़ी फूट की, राहुल के वायनाड दौरे की। देखेंगे महाराष्ट्र में एनडीए में तेज होती तकरार को, बीजेपी में फूट को लेकर टीएमसी के बड़े दावे को, जानेंगे शरद पवार के बीजेपी पर हमले को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीजेपी नेताओं के दावे पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बीजेपी से मांगा जवाब। कहा, 400 पार कहने का कारण क्या था। बीजेपी ने विपक्ष पर 400 पार करने के नारे को गलत तरीके से पेश करने के आरोप लगाए थे। अखिलेश यादव ने करहल और अवधेश प्रसाद ने यूपी की विधानसभा सदस्यता से दिया इस्तीफा। केंद्र में करेंगे राजनीति। उद्धव ठाकरे गुट की अमोल कार्तिकन ने चुनाव आयोग से की शिकायत। महज 48 वोटों से हारे। चुनाव वोटों की गिनती और एजेंट के काउंटिंग में अंतर को शिकायत का बनाया आधार। शेयर बाजार में तेजी। 149 अंकों की तेजी के साथ 76,606 पर बंद हुआ सेंसेक्स। तो 58 अंकों की तेजी के साथ 23,323 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। बात आज की सबसे बड़ी खबर की। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली, लेकिन इस बार सरकार में फूट पड़ती नजर आ रही है। आज ओडिशा में बीजेपी और आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार बनी। टीडीपी एनडीए का ही हिस्सा है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही एनडीए की टूट के संकेत दिखाई देने लगे। तो कैसे बिखर रहा है एनडीए, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र की एनडीए सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के 3 दिन में ही सरकार के खिलाफ बगावत के संकेत मिल रहे हैं। बुधवार को आंध्र प्रदेश और ओडिशा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और इस दौरान एनडीए की दरार खुलकर सामने आ गई। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार केंद्र में 2 मंत्री पद मिलने से नाराज हैं। साथ ही मंत्रालयों को लेकर भी उनकी नाराजगी बनी हुई और इसीलिए वो न तो चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में गए और न ही मोहन मांझी के शपथ ग्रहण समारोह में। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने को भी तैयार नहीं है, जिस कारण से उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। इसके साथ ही एनसीपी चीफ अजित पवार भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। अजित पवार की नाराजगी की खबरें भी आ रही है और इसका असर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दिखाई दिया। वैसे चंद्रबाबू नायडू ने भी बीजेपी को सबक सिखा दिया है। बीजेपी ने 16 सांसदों वाले टीडीपी को केंद्र सरकार में सिर्फ 2 मंत्री पद दिए हैं, तो नायडू ने भी आंध्र प्रदेश में 8 विधायकों वाली बीजेपी को एक ही मंत्री पद दिया है, जबकि बीजेपी की तरफ से 2 मंत्री पद मांगे गए थे। जिस तरह से बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, उससे मोदी सरकार ही संकट में दिखाई दे रही है। अगर टीडीपी और जेडीयू मोदी सरकार से अलग हो जाते हैं तो ये सरकार संसद के पहले ही सत्र में गिर जाएगी। एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है। इंडिया के नेता लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी भी चुनाव के बाद एक बार फिर वायनाड पहुंचे, जहां उन्हें भारी अंतर से जीत मिली है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में।
लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी पहली बार केरल के दौरे पर है। राहुल ने जीत के बाद उत्तरी केरल में रोड शो किया। राहुल के रोड शो में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में यूडीएफ के कार्यकर्ता और समर्थक एकत्रित हुए, जिसके बाद उन्होंने मलकपुर और वायनाड में जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने वायनाड के सभी मतदाताओं को धन्यवाद दिया। इस दौरान राहुल ने कहा, वायनाड सीट छोड़ूं या रायबरेली, ये मेरे लिए धर्म संकट है। मोदी की तरह मुझे भगवान से गाइडेंस नहीं मिल रहा है। मैं साधारण मनुष्य हूँ। वायनाड या रायबरेली का फैसला मुझे खुद ही करना होगा। मेरे लिए देश की जनता, गरीब जनता ही मेरी भगवान है। राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, केरल और उत्तर प्रदेश के लोगों ने पीएम मोदी को बताया कि संविधान हमारी आवाज है और वो इसको छू नहीं सकते। देश की जनता ने पीएम को बताया कि वो तानाशाही नहीं कर सकते हैं। जब चुनाव शुरू हुआ तो बीजेपी का समर्थन करने वाली मीडिया ने कहा कि बीजेपी को 400 सीटें मिलेंगी। प्रधानमंत्री 400 पार कह रहे थे। उनके सभी वरिष्ठ नेता 400 पार कह रहे थे। एक महीने के बाद वो 300 पार कहने लगे। कुछ समय बाद 200 पार, और सभी ने चुनाव का परिणाम देखा। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं था। इंडिया गठबंधन के खिलाफ पूरी मीडिया थी। सीबीआई, ईडी और पूरा प्रशासन हमारे खिलाफ था। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के अनुकूल चुनाव की रूपरेखा तैयार की। तमाम प्रयासों के बाद भी प्रधानमंत्री वाराणसी में हार से बमुश्किल बच पाए। भाजपा अयोध्या तक में हार गई। राहुल के बयानों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं अब एनडीए की मुश्किलें उसके सहयोगी दल भी बढ़ा रहे हैं। एनडीए गठबंधन की सरकार तो बन गई है, लेकिन ये सरकार कब तक चलेगी, इस पर संशय है। गठबंधन के बिखरने की खबरें तूल पकड़ती जा रही है। महाराष्ट्र से एनडीए में टूट की खबरें सामने आ रही है। इस बीच आरएसएस से जुड़ी ऑर्गेनाइजर पत्रिका में संघ के बयान ने राजनीति की दुनिया में खलबली मचा दी है। देखिए ये रिपोर्ट। अभी तक एनडीए के बिखरने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब आरएसएस ने इस पर मुहर लगा भी दी है। महाराष्ट्र में जहां शिंदे गुट की शिवसेना से लेकर एनसीपी अजीत गुट तक बीजेपी से अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे, तो वहीं आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में छपे लेख ने इस चिंगारी को हवा दे दिया है। पत्रिका में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में अजीत गुट के साथ गठबंधन करके बीजेपी को नुकसान हुआ है। संघ के स्वयंसेवक रतन शारदा ने सवाल उठाते हुए लिखा कि जब बीजेपी और शिंदे गुट शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत है तो अजीत का साथ क्यों लिया। संघ के इस बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है। कैबिनेट मंत्री पद को लेकर अजीत पवार पहले से ही नाराज हैं और इस नाराजगी के चलते उनकी पार्टी से कोई भी नेता पीएम के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुआ और अब संघ ने ये दूरियां और बढ़ा दी है। ऐसे में सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है कि इस पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है। क्या महाराष्ट्र में टूट जाएगा एनडीए, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी बीजेपी के खिलाफ जमकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट में मंत्री पद को लेकर उसकी नाराजगी उनके बयानों में साफ साफ दिखाई दे रही है। महायुति गठबंधन के दोनों ही प्रमुख घटक दलों ने बीजेपी पर एनडीए के अन्य घटक दलों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। शिंदे ने चुनाव में बीजेपी को मिली हार पर कहा कि 400 पार के नारे से पार्टी को चुनाव में नुकसान हुआ है, जिसका खामियाजा उन्हें महाराष्ट्र में भी भुगतना पड़ा। शिंदे ने पीएम मोदी के दिए नारे पर ही सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद अब एनडीए बड़े संकट में दिखाई दे रहा है। आरएसएस के बयान से एनडीए कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, तो विपक्ष भी एनडीए पर लगातार हमलावर है। विपक्ष का दावा है कि इस बार की बैसाखी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। इसे लेकर टीएमसी ने बड़ा दावा किया है। तो क्या दावा किया टीएमसी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। भले ही पीएम मोदी ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बना ली हो, लेकिन इस बार की सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है और सरकार में शाम कोई भी बड़ी पार्टी एनडीए से अलग हुई तो ये सरकार कभी भी गिर सकती है। ऐसे में जहां अभी पीएम मोदी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के लेकर डरे रहते हैं, तो वहीं अब पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को अलर्ट रहने की जरूरत है। दरअसल टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने बड़ा दावा किया कि बीजेपी के 3 सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं और लोकसभा में जल्द ही बीजेपी की ताकत घटकर 237 ही रह जाएगी, जबकि इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या बढ़कर 240 हो जाएगी। ऐसे में एनडीए की सरकार एक और संकट में फंसती हुई दिख रही है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटें 18 से घटकर 12 रह गई है, जबकि टीएमसी की सीटों की संख्या 22 से बढ़कर 29 हो गई है। तो बताते चलें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को 240 सीटों पर ही जीत मिली है। फिलहाल टीडीपी और जेडीयू जैसे कई दलों के साथ मिलकर केंद्र में गठबंधन की सरकार चल रही है। एक तरफ टीएमसी के दावे ने बीजेपी के होश उड़ा दिए, तो दूसरी तरफ शरद पवार बीजेपी के होश उड़ाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को यूपी में लगे करारे झटके को लेकर शरद पवार ने तंज कसा है, जिसके बाद से बीजेपी मुश्किल में नजर आ रही है। तो क्या कुछ कहा शरद पवार ने, देखिए ये रिपोर्ट। पिछले 10 साल से भारत की सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार के घमंड को 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या की जनता ने ही तोड़ दिया, ये कहना है एनसीपी नेता शरद पवार का।
शरद पवार ने कहा कि बीजेपी ने पिछली बार 300 से अधिक सीटें जीती थी, पर इस बार उन्हें 244 सीटें मिली और इस बार बीजेपी को बहुमत भी नहीं मिल पाया। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका तो उत्तर प्रदेश से लगा है। वहां के लोगों ने चुनाव में अलग फैसला किया है। इसी के साथ पवार ने आगे कहा कि मुझे उम्मीद थी कि इस बार राम मंदिर एक बड़ा चुनावी एजेंडा होगा। सत्तारूढ़ दल को अधिक वोट मिलेंगे, लेकिन हमारे देश के लोग काफी समझदार हैं। उन्हें लगा कि मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, तो उन्होंने पार्टी को सबक सिखा दिया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार और 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को सपा के अवधेश प्रसाद ने 54,567 वोटों से मात दी। शरद पवार यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने मंदिर के नाम पर वोट मांगा, हम इससे डरे हुए थे, लेकिन अयोध्या के लोगों ने दिखा दिया कि मंदिर की राजनीति को कैसे ठीक किया जाता है। पिछले 10 साल में सत्ताधारी लोगों को घमंड हो गया था, लेकिन अयोध्या के लोगों ने उन्हें वापस जमीन पर ला दिया। बता दें कि इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश से तगड़ा झटका लगा है। यूपी की 80 लोकसभा सीट में से बीजेपी को केवल 33 सीट ही मिली है, जबकि 2014 में अकेले बीजेपी 71 व 2019 में 62 सीट जीत कर आई थी, जो दिखा रहा है कि इस बार यूपी की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। बीजेपी का राम मंदिर मुद्दा फेल हो गया और पार्टी को जबरदस्त हार मिली। अयोध्या सीट भी हार गई। किसी तरह से सरकार जरूर बना ली, लेकिन सरकार कब तक चलेगी, इस पर सवाल उठने लगे हैं। अब संसद सत्र के शुरुआती की तारीख भी सामने आई है, जिसमें सरकार की पहली बड़ी परीक्षा होनी है। तो कब से शुरू हो रहा है संसद सत्र, देखिए ये रिपोर्ट। आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 18वीं लोकसभा के विशेष सत्र की तारीख को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकसभा का विशेष सत्र 24 जून से शुरू होगा। सत्र के दौरान पहले के 2 दिन यानी 24 और 25 जून को नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण होने की उम्मीद है। शपथ ग्रहण के बाद सभी सांसद लोकसभा के अध्यक्ष का चयन करेंगे। 26 जून को लोकसभा में स्पीकर का चुनाव होना है और इस चुनाव में ये साफ हो जाएगा कि मोदी सरकार कितनी मजबूत है। आपको बता दें कि 27 जून से राज्यसभा का सत्र शुरू होना है और 27 जून को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति नई सरकार के 5 साल के रोड मैप की रूपरेखा पेश करेंगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों का सत्र 3 जुलाई तक चलेंगे। देखा जाए तो सदन में इस बार विपक्ष पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत नजर आने वाला है। ऐसे में सदन की कार्रवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष द्वारा मोदी सरकार को घेरे जाने की पूरी उम्मीद है। संसद में जहां सभी नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण होगा और फिर स्पीकर का चुनाव जो तय करेगा मोदी सरकार के पास कितना समर्थन है। इस बीच मोदी मंत्रिमंडल को लेकर ADR की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें नई सरकार के मंत्रियों को पोल खोल दी है, जिससे मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। तो क्या है ADR की रिपोर्ट में, देखिए ये रिपोर्ट। तीसरी बार पीएम बनने की राह नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल साबित हुई है। जैसे जैसे कम मार्जिन से जीत दर्ज करने के बावजूद मोदी पीएम बनने में कामयाब तो हो गए, लेकिन आशंका ये बनी हुई है कि मोदी जल्द ही अपनी पार्टी में कहीं अलग थलग न पड़ जाए। जी हाँ, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कल पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर तमाम बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं से एक अजीबोगरीब अपील की है। उन्होंने एक्स पर लिखकर अपील की है कि आप सब अपने एक्स हैंडल से मोदी का परिवार टैग हटा दें। आपको बता दें कि 3 मार्च को आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा था कि मोदी का कोई परिवार नहीं, जिसके बाद बीजेपी के तमाम मंत्री और नेताओं ने अपने एक्स प्रोफाइल पर मोदी का परिवार टैग जोड़ लिया था। वहीं अब चुनाव नतीजों के बाद पीएम की इस टैग को हटाने की अपील को उनका मौका परस्ती से जोड़कर देखा जा रहा। माना जा रहा है कि पीएम ने खुद को तीसरी बार पीएम बनाने तक सोशल मीडिया पर दिखावटी परिवार बनाकर समर्थन ले लिया और जब तीसरी बार पीएम बन गए तो उन्हें इस परिवार की अब जरूरत नहीं है, इसलिए अब वो इस टैग को हटाने की बात कह रहे हैं। तो आज बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए RTV न्यूज़ हिंदी।